शिक्षक नियोजन यानी कि वर्ग 3 के लिए जो है सेकंड काउंसलिंग जो है उसके लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। ये हमारा ऑफिशियल लेटर है जो कि trcmponline.gov.in के पोर्टल पे अपलोड कल ही किया गया है। अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपके जो है दिशा निर्देश रहेंगे। तो लोक शिक्षण संचालन द्वारा क्रमांक 2148 दिनांक 26/11/2022 से 75,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुक्रमांक में ये देखिए यहाँ पे जो अनुक्रमांक दिया गया है ये पूरा का पूरा दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो हमारा पुराना आदेश था ये आदेश के आधार पे जो है हमारी अब भर्ती की जानी है। इसके लिए दोस्तों 19/10/2022 को विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। सिर्फ वे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है वे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी जो है हमारा फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई थी उस काउंसलिंग में जिन भी विद्यार्थियों ने यानी कि पहली काउंसलिंग में जिनका नाम आया हुआ था और उन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया हुआ था तो अब वो इस सेकंड काउंसलिंग के लिए अपात्र होते हैं। अब आप यहाँ से पात्र नहीं माने जाएंगे, आप सेकंड काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं जिलेवार संभावित रिक्तियाँ। इसके संबंध में अनुसूची 3 के क्रमांक 4 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता रखते हैं कि पदस्थापना प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर की जा सकेगी। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तनीय है, इसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि ये सारे आदेश जो हैं इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता। तो भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारिता करना अनिवार्य है। यानी अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये निम्न पात्रता होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपके लिए सबसे प्रमुख मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके पास DLED जो अभी आपका चलता है DLED ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ आपकी 12th होनी चाहिए कंप्लीट। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो आप जो हैं इस योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाएंगे। आपका यहाँ पे फाइनल कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए जो योग्यताएं बताई गई हैं आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये योग्यताएं आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम आयु। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूनतम आयु है 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु यहाँ पे दी गई है। देखिए पुरुषों के लिए दी गई है यहाँ पे 40 वर्ष, महिलाओं के लिए दी गई 45 वर्ष। इसके साथ साथ अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो उनकी आयु सीमा के लिए यहाँ पे जो है अलग से छूट दी गई है। इसके लिए आपको 49 साल और यहाँ पे 54 साल की यहाँ पे एज लगभग यहाँ पे छूट दी गई है। यानी अगर आप नॉर्मल है तो 40 साल और अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो यहाँ पे आप 49 साल तक के लिए आप यहाँ पे पात्र पाए जाएंगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है। ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं आरक्षण। यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आरक्षण के लिए। तो आरक्षण के लिए यहाँ पे पूरी गाइडलाइन में बताया गया है कि 19 सितंबर 2002 के द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नियम 1998 एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पे आपका जो कोटा है आरक्षण कोटा पे चल रहा है। रिक्त पदों में प्रत्येक प्रवर्ग अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिज
आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल से दिया गया है। इसके लिए हमारे जो जिलेवार जितनी रिक्तियाँ दी गई हैं वो भी यहाँ पे आपको आदेश में दी गई हैं कि किन जिलों में कितनी रिक्तियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए जो योग्यता है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी महिलाओं के लिए 50% पद हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए आधे पद अलग से जो है निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद जो दिव्यांगों के लिए यहाँ पे विशेष छूट दी गई है। इसके बाद आपका परिवीक्षा एवं वेतन, तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों एवं नियम भर्ती 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार रहेगी। यानी कि 2018 में जो आपका नियम सेट किए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वेतनमान दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको निहरताएँ यानी कि अपात्रता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बता दूं कि यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजाति नहीं हो। यहाँ पे अगर आपके लिए अपात्रता की बात करें तो आपको अगर अपात्र किया जाता है तो आपके लिए ये कंडीशन होती है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं अथवा नेपाल या भूटान की प्रजाति के नहीं हैं। यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया हो। ये देखिए यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको यहाँ से किसी प्रकार से निष्कासित नहीं किया जाना होना चाहिए। इसके बाद कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको रिजेक्ट करने की रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप प्रक्रिया शुल्क, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। तो आपका यहाँ पे प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा तो अभ्यर्थियों की ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समाधान के लिए MP ऑनलाइन के कॉल सेंटर, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था, यहाँ पे आप संपर्क कर सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया के चरण, तो यहाँ पे दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि आपका भर्ती किस प्रकार से होनी है। तो पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में मध्य प्रदेश शासन की शाला में 3 सत्र एवं 200 निर्धारित दिवस में कार्य किया हो, उनके लिए अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पे जिनके पास अगर 200 दिन से कम या 3 शैक्षणिक सत्र में अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नहीं किया है या आपका कंप्लीट नहीं है तो आप जो है श्रेणी पे नहीं आएंगे। इसके बाद जो है आपका दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन पहले आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटों का ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होता है। यहाँ पे सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि अतिथि, यहाँ पे आपकी डेट बताई गई है कि आपको किस डेट पे क्या होना है। तो अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन, तो यहाँ पे जो आपका पंजीयन है वो आपका कब होना है, 4/5/2023 से 8/5/2023, 4 दिन का आपके लिए यहाँ पे समय दिया गया है। आप जो है अगर आप गेस्ट की फैकल्टी के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ से उस पर टिक करवा लेंगे। इसके बाद MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना, ये आपका मई के महीने में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना, ये आपकी मई एवं जून 2023 के महीने में किए जाएंगे आगामी समय में। इसके लिए मैं आपको वीडियोस के माध्यम से अपडेट कराता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि ये नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी जो मार्कशीट होती हैं उनका आपका जो यहाँ पे सत्यापन किया जाएगा वो आपका जिला स्तर पर किया जाएगा। हाँ, यानी कि आपका जो है कलेक्टर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत सूची का प्रकाशन जुलाई 2023 में किया जाना है। आपका पूरे जून के महीने में आपका सत्यापन चलेगा। इसके बाद आपका
जो है यहाँ पे सत्यापन के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पे पात्र पाए जाएंगे उनकी जो है मेरिट लिस्ट अलग से यहाँ पे लिस्ट जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट जानकारी होती हुई और इसके बाद थोड़ा सा और बचा, मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जन्म प्रमाण के लिए प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट जो है अपलोड करना है। इसके बाद आपको 12वीं की अंक सूची, इसके बाद स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों लागू होने की दिशा में। यानी कि अगर आपके पास मान के चलिए आपका सेमेस्टर वाला चलता है तो आपको है आपके जितने सेमेस्टर हैं आपको उतने सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना है। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की। अगर आपने 2 वर्षों का बीएड किया हुआ है, अगर आपका सेमेस्टर चलता है तो आपका 4 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अगर आपका ईयरली चलता है तो आपको 2 ही मार्कशीट अपलोड करना है। या डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की। तो यहाँ पे जो आपने डीएड किया हुआ था, जिसे हम बीटीआई भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, अब उसका नाम डीएलएड हो गया है, तो वो यहाँ पे आपको दोनों साल की जो है मार्कशीट अपलोड करना है। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो के संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध या नवीन डिजिटल प्रमाण पत्र हों लागू होने की दिशा में। यानी कि आपको यहाँ पे आपका डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जिनके पास ईडब्ल्यूएस होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए ईडब्ल्यूएस बनाया गया है, ये आपकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए होता है, तो यहाँ पे जो है आपको उसको अपलोड करना है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में अगर आप आरक्षण में पात्र होते हैं तो आपको यहाँ पे निवास अपलोड करना है। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यहाँ पे जो आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र है आपको वो अपलोड करना है। स्थायी दिव्यांगता, अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, यहाँ पे आयु छूट के संबंध में भी आपको जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम या उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति, यानी कि यहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अगर आपका कोई भी नाम में करेक्शन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी वीडियो कंप्लीट होती हुई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आने वाली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।